सर आपने यूएसएमएल का डिसीजन क्यों लिया? यूएसएमएल देखिए ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है लाइक तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही बात है। तो देन एट दैट टाइम लाइक आई डिसाइडेड मुझे ये करना ही करना है। आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे, मतलब बुक्स, एप्स या लेक्चर्स? मैंने सबसे ज्यादा हेल्प सर हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर के नाम से। सर अगर एमबीबीएस को सिर्फ एक ही लफ्ज या एक ही सेंटेंस में बयान करना हो कैसे करेंगे? सही सर, सबसे बड़ा मिस्टेक कौन सा है जो स्टूडेंट स्टडी के टाइम करते हैं? सबसे बड़ा मिस्टेक जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना, और सर कभी गिव अप करने का सोचा है? क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली अगर इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट। मैं हूं डॉक्टर समीद और मेरे साथ है डॉक्टर अमीन महसूद। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें ली प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनके टेस्ट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ एक बहुत इंस्पायरिंग गेस्ट मौजूद है जिसने बीबीएस के साथ साथ बहुत ही कम टाइम में यूएसएमएल स्टेप 1 और स्टेप 2 भी कर लिया है और नेशनल लाइसेंस एग्जाम ऑफ पाकिस्तान भी पास कर लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब एक एकेडमी के फाउंडर भी है और एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वो टीचिंग भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ डॉक्टर हुमायूं साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आल्सो। सबसे पहले डॉक्टर साहब अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से और मेडिसिन क्यों चूज किया आपने? First of all, my name is Humayun Yusuf. I am from Pakistan. I graduated from Asian International University in 2018 to 2024. So my MBBS course is of 6 years. तो यहाँ पे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। वहाँ पे जाके जैसा कि हम एफएमजीज ने अपना कंट्री का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करना होता है वो कंप्लीट किया है, 1 ईयर हाउस जॉब की है, उसके बाद अपना लाइसेंस लिया है और करंटली आई एम आल्सो वर्किंग एज अ लेक्चरर इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एंड आल्सो आई एम टीचिंग ऑनलाइन बिकॉज आई हैव HY Academy ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आई एम द फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने यूएसएमएल एग्जाम की तैयारी करनी है या एनआर एग्जाम की तैयारी करनी है उसकी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। एंड व्हाई आई चूज मेडिसिन, आई थिंक दिस क्वेश्चन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन का एक अपना इंटरेस्ट होता है। तो आई थिंक मेरे लिए जो सबसे मेन चीज़ लाइक व्हेन कंप्लीटेड माई एफएससी, तो उस टाइम पे लाइक एक ये ड्रीम था कि यार डॉक्टर बनना है। तो उस दौरान फिर एक माइंड में यही था कि यार डॉक्टरी के लिए जो है ना वो बेस्ट है कि आप अपने कंट्री से करें, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं हुआ। देन वी केम टू किर्गिस्तान, तो यहाँ से वो एक कह लें कि ख्वाब पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिला है। बिल्कुल सर। सर एमबीबीएस जर्नी कैसी रही है और एमबीबीएस का हमेशा से ड्रीम था? क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स की वजह से मेडिकल फील्ड में आते हैं, उनकी अपनी चॉइस नहीं होती। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। इट्स माय ओन ड्रीम कि यार मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर वो बनना है जो अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा जब भी आप बने तो एक अच्छे डॉक्टर बने और अच्छे डॉक्टर ही डेफिनेटली फिर लोगों को अच्छा फायदा पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा जो एमबीबीएस का ड्यूरेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तो आपको पता है इजीली गुजर जाता है। बिल्कुल। थर्ड ईयर में हमारे टाइम पे कोविड आ गया, कोविड में कुछ 1.5-2 साल गुजर गए, तो उस दौरान फिर चीजें जो है ना वो काफी स्मूथ चली हैं। तो एमबीबीएस का जर्नी ओवरऑल बहुत अच्छा था, कोई भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं आई उसमें। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी काफी सपोर्ट था और स्पेशली क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर किया था, उसकी वजह से फिर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो इजीली चली हैं, काफ़ी सपोर्ट भी मिली है टीचर्स की भी और जो यूनिवर्सिटी के ओनर भी थे उन सब की तरफ से। सही। और सर आपने यूएसएमएल का डिसीजन क्यों लिया? यूएसएमएल देखिए ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग पाकिस्तान से आते हैं ना, एट दैट टाइम आई डोंट नो कि यार यूएसएमएल क्या होता है। हमारे माइंड में ये होता है कि यार पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान से किर्गिस्तान जा रहे हैं और डिग्री लेके वापस आना और आके एनएल एग्जाम देने। और मेरे ख्याल में ये हर बच्चे की यही सोच होती है। तो हम भी यही सोच के इधर आए थे। तो थर्ड ईयर आई थिंक एट दैट टाइम मेरा 6 सेमेस्टर एंड हो रहा था और सडनली कोविड आया। कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट की कि आपकी जो ना वो क्लासेस ऑनलाइन हो जाएंगी। सो मैं क्लासेस वगैरह से फ्री होकर अपने रूम में आया, रूम के ऊपर ऐसे यूट्यूब से स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो सामने मेरे एक वीडियो आई है, उसके ऊपर लिखा हुआ था यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। तो मैंने कहा यार एनएलई का तो सुना हुआ, अब ये पता नहीं कौन सा एग्जाम है। तो देन आई स्टार्टेड के यार इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, ये किस कंट्री का एग्जाम है। तो देन मुझे पता चला जी ये यूएसए का एग्जाम है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मतलब जो लोग पास आउट करते हैं वो भी इंसान है हमारी तरह, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही बात। तो देन एट दैट टाइम लाइक आई डिसाइडेड
मुझे ये करना ही करना सही। है। और फिर कह लें कि ये एक वो मोमेंट था जिससे मैंने डिसीजन लिया, बिकॉज व्हेन आई केम हियर मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि यूएसएमएलई करना है, एंड एट दैट टाइम मुझे पता भी नहीं था कि यूएसएमएलई क्या है। सही। ठीक है, फिर वो एक कह लें कि एक वीडियो आई है, उससे फिर एक माइंड बने, तब ये जर्नी जो है ना वो जाके स्टार्ट ली है। तो मतलब कि आपने सर जीरो से स्टार्ट किया। बिल्कुल। बिल्कुल। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये चीज विरासती होती है, किसी का बाप यूएसए में होता है, तो इसका ये मतलब है कि देखिए, आपने बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई फैमिली नहीं है यूएसए के अंदर, और दूसरी बात ये है कि विरासती बिल्कुल नहीं होता। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, मैं 9th के अंदर मेरी बायोलॉजी मेरी सप्ली थी, मैंने 9th रिपीट की थी। ठीक है, तो आई वाज द रिपीटर एट दैट टाइम आल्सो। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे को ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा वो एक इल्म था, बट आई एम हार्ड वर्किंग। मुझे पता था कि अगर मेहनत करूंगा तो ये हो जाएगा। सही। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा यार जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, क्यों नहीं, अगर हार्ड वर्किंग से ये चीज हो जाएगी तो करते हैं। एंड आई थिंक कि मोस्टली मैंने जो स्टूडेंट्स देखे हैं जो यूएसएमएलई जर्नी पे चलते हैं, वो हार्ड वर्किंग ज्यादा होते हैं। ठीक है, और उनके पास नॉलेज पहले लिमिटेड ही होता है, बट वो बिल्कुल कह लें कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे आके जो यूएसएमएलई का जर्नी है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की है। आई डोंट नो एनीथिंग, लाइक जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट लेना था, मुझे इवन एम्ब्रियो एनाटॉमी, फिजियोपैथो, इन चीज़ों का नहीं पता होता था, बट आई डिसाइडेड कि यार ये करना है। तो उस टाइम पे फिर जो है ना ये डिसीजन लिया, फिर उसको पूरा भी किया। सर अगर जीरो से स्टार्ट लिया हो तो इसका मतलब है कि बहुत से मुश्किलात भी देखेंगे। बिल्कुल, बहुत मुश्किलात। देखो, सबसे मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जहाँ पे आप रह रहे हैं ना, अगर आपके सराउंडिंग में लोग अच्छे हैं, देन यू हैव टू फेस द लेस डिफिकल्टीज। लेकिन अगर आपके आसपास से वाले लोग बुरे हैं और वो आपको हमेशा नेगेटिव फीडबैक ही देंगे ना, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरा भी कुछ इस तरह की कंपनी थी, 50% अच्छे थे, 50% अच्छे नहीं थे। तो एट दैट टाइम बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं जिससे पूछता था, मुझे लोग यही कहते थे कि यार यहाँ से आज से पहले किसी ने यूएसएमएलई स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं किया। एट दैट टाइम आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, जिसने लाइक किर्गिस्तान के अंदर, या आप कह लें कि ओवरऑल हमारी जो बिश्केक के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, इसमें मैं फर्स्ट स्टूडेंट था जिसने स्टेप 1 क्लियर किया और स्टेप 2 डिग्री से पहले। उसके बाद फिर एक ये ट्रेंड बन गया कि जो है ना, ये अगर बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, मेरी वजह से अगर बहुत सारे बच्चों को इंस्पायरेशन मिली है तो डेट इज गुड थिंग। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस जर्नी में? सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो स्पोर्ट थी। स्पोर्ट, उसमें टीचर्स की स्पोर्ट्स भी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को भी आइडिया है कि किस तरह का इन्वायरमेंट होता है। तो आई थिंक जो नॉलेज है ना उसको, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज इसकी तैयारी था कि यार तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। और दूसरी बात ये कि जब जिससे पूछते थे ना वो उल्टा नेगेटिव बताता था। नेगेटिव बता। ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे मेरी तैयारी के दौरान आया। सही। और इधर जो क्लासेस की शेड्यूल होती है, रूटीन है, वो आप सबको पता है कि बहुत डिस्टर्ब रहता है, कैसे मैनेज किया? देखिए, जो कह लें कि आप क्लासेस का स्केड्यूल था ना, उसमें ये होता था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी 8:30 से क्लास है 5:40, फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर क्लासेस 8:30 से 5:40 तक नहीं होती, दरमियान में 2-3 घंटे का गैप आ जाता है। तो मेरे बैग के अंदर मेरा लैपटॉप होता था जिसमें मैंने यूवर्ड करना होता था सॉल्व। तो क्लास में भी मैं गया हूँ, मैंने जाके पीछे बैठ जाना है, उस दौरान जो भी क्वेश्चन करने हैं 5-10 कर लिए। उसके बाद घर आके मोस्टली जो स्टडी होती थी ना वो इवनिंग में होती थी, क्योंकि इन बिटवीन क्लासेस थक जाता था बंदा और यूनिवर्सिटी का काम भी होता था। तो जो भी यूएसएमएलई के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं ना, मेरा उनको ये मशवरा है कि आपके पास अगर डे टाइम में टाइम नहीं भी है तो इसका ये मतलब आप नहीं कर सकते। मोस्टली आप इवनिंग में तैयारी करते हैं। तो इवनिंग में ही मैंने तैयारी की थी। रात को घर आके फ्लैट पे, अपार्टमेंट पे जो है ना वो बैठ के करते थे। अक्सर लोग ये स्पेसिफाई करते हैं ना कि आपने अगर यूएसएमएलई की तैयारी करनी तो आपने 8 घंटे पढ़ना होगा, 10 घंटे। ये बात जरूरी है या जब भी मौका मिले बंदे? ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे आई थिंक फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जिसने पहले नहीं पढ़ा या वो नहीं पढ़ता रहा पहले और उसने पढ़ना स्टार्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा 10 घंटे नहीं बैठ सकता, कभी भी नहीं बैठ सकता। मैक्सिमम 2, 4, 6 घंटे। 2 घंटे से स्टार्ट लिया था, देन 4, फिर 6 और 8। एग्जाम के करीब जाके मैंने 10-12 घंटे बैठ के पढ़ा। एक महीना पहले बिल्कुल टाइम के साथ, स्टार्टिंग से 10-12 आवर्स नहीं पॉसिबल। सर, आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे, मतलब बुक्स, एप्स या लेक्चर्स? मैंने सबसे ज्यादा हेल्प इसमें जो बुक यूज की थी, जस्ट एक बुक थी, फर्स्ट एड स्टेप 1 की बुक थी। ठीक है, फर्स्ट एड स्टेप 1 की बुक से मैंने जितने भी कह लें कि आपका स्टेप 1 का सिलेबस कंटेंट आता है ना वो तैयार किया था। इसके साथ मैंने प्रैक्टिस के लिए यूज किया था यूवर्ड। ठीक है, और उस टाइम पे अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो स्पेसिफिकली मैंने कोई एक बंदे के लेक्चर नहीं लिए, क्योंकि
फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे जहाँ पे मैं रह रहा था इतना कोई ट्रेंड भी नहीं था, किसी बच्चे को नहीं आइडिया था, तो वही अगर एक टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो उसको यूट्यूब से सर्च आउट कर लिया, सही। यूट्यूब से नहीं तो चैट जीपीटी, गूगल, ठीक है, इन चीज़ों से हेल्प आउट लेके और उसी का फिर यू वर्ड से जो ना वो सीखा है। तो मेनली मेरी जो प्रिपरेशन में चीज़ काम आई है वो यू वर्ड है। सही सर, सबसे बड़ा मिस्टेक कौन सा है जो स्टूडेंट स्टडी के टाइम करते हैं? सबसे बड़ा मिस्टेक जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना वो ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि अभी हम लोग आखिरी साल में जाके पढ़ेंगे, अच्छा। अभी बड़ा टाइम पड़ा है, ठीक है, सही। पहला दूसरा साल, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड ईयर को पढ़ा रहा हूँ, मैं उनसे यही सुन रहा हूँ कि सर हमें यही सीनियर बोलते हैं कि अभी बड़ा टाइम है, एंजॉय करें। मैदान जंग में घोड़े तैयार करने ठीक, वाली और बात ये है। सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, जो यहाँ पे स्टूडेंट कर रहे हैं। सही सर, फर्स्ट एड स्टेप 1 और स्टेप 2 सीखे में मेन डिफरेंस क्या होता है, और क्या ये एनआरई के लिए काफी है कि सिर्फ फर्स्ट एड ही बंदा पढ़ ले या एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ने चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एनआरई का एग्जाम है उसमें दो चीजें होती हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। सही। बेसिक सब्जेक्ट्स के लिए आती है फर्स्ट एड स्टेप 1 की बुक, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए बुक आती है स्टेप 2 सीके की बुक। तो अगर एक स्टूडेंट उसने एनआरई देना है उसको दोनों बुक्स करनी है, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल बुक्स भी हैं जिसमें सर्जरी की अब हाफडोगर बुक है, और उसके साथ साथ आपकी बीआरएस फिजियोपैथोमा की बुक आती है। एनआरई के लिए दीज 5 रिसोर्सेज आर इनफ टू पास द एग्जाम। सही। तो ये 5 रिसोर्सेज मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को। और आपने सर जिसने बताया आप फाउंडर भी है, यूसीएमएल भी किया, टीचर भी रहे, ऐसा इसके पीछे मोटिवेशन किस चीज ने इतना मोटिवेट रहा? क्या क्योंकि अक्सर बंदे एक काम करने में बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए वो मेरे फादर थे, क्योंकि हमने उनको देखा है। वो कहते हैं ना कि जब आपको जीरो से हीरो बनना हो सही। तो देन आपको स्ट्रगल करनी है दिन रात, जी। ठीक है। तो वो मेरे माइंड में ये चीज होती थी जब भी हम देखते थे, क्योंकि इंसान के ऊपर ना टाइम एक जैसा नहीं रहता, बिल्कुल। ठीक है। आई नो कि जब मैं यहाँ पे आया था मेरे फैमिली कह लो के हालात क्या थे, ठीक है, और अब अगर मैं कंपेयर करूं मुझे उसमें बड़ी चेंजेस मिलती हैं। वो चेंजेस किस तरह से मिली हैं? मेरे पेरेंट्स की स्ट्रगल थी, ठीक है, मेरे फादर ने दिन रात काम किया है, ठीक है, सही। मेहनत करते रहे। तो वो हमारे लिए एक इंस्पायरिंग था कि यार अगर मतलब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो इतनी एज में जाके भी हमारे लिए दिन रात वो काम करते हैं, सोचते हैं। तो वो मेरे लिए मोमेंट कभी मैं नहीं भूलता। जब भी मैं थक जाता हूँ या मुझे मतलब लगता है कि यार मैं ये नहीं करना चाहता, मैं उनको सोचता हूँ, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पायरेशन। ये कि फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है ना, और अपने बच्चों को समझना चाहिए बिल्कुल। कि वो चीज। देखिए यार, आप लोग माशाल्लाह यहाँ पे आए हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने तो घर एक मैसेज ही करना ना कि यार इतने पैसे भेज दो, जरूरत है, बिल्कुल। ठीक है। अब वो इतने पैसे बनते कैसे हैं? अब मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मुझे पता है सही कि बात। वो एक चीज कितनी डिफिकल्ट होती है। हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हमें यही लगता है हर एक चीज आसान है, ठीक है। यहाँ पे रह के यही सबसे मेन गलती होती है स्टूडेंट्स की कि वो नहीं सोचते कि पीछे क्या चल रहा है। सही बात। जी। और सर कभी गिव अप करने का सोचा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, फैमिली अगर इतना सपोर्ट कर रहा है, अब्बू की भी सपोर्ट होती है, बाकी फैमिली मेंबर, तो कभी कभार बंदे पर प्रेशर आ जाता है कि के पास छोड़ दिया सब कुछ। हाँ, देखिए, इसमें मैं कहता हूँ कि जो मेरी गिव अप ना करने की सबसे बड़ी रीजन है ना, वो मेरी फैमिली है, फैमिली की सपोर्ट है। सही। मैंने सोचा दरमियान में कि यार छोड़ो यार, कोई नहीं, पाकिस्तान ही रहते हैं, क्या करना है बाहर जाके। बट वो फैमिली की तरफ से था, नहीं यार आप जाओ, इजी हो गया, कोई मसला नहीं है ना। तो हमेशा अगर आपकी फैमिली सपोर्ट है ना, आप गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे नज़दीक इंसान गिव अप तभी करता है जब उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं साथ हो रही होती, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप इजीली मैनेज कर लोगे। बाकी गिव अप की सोच मेरे ख्याल में हर बंदे को ही आती है जब एक लंबे टाइम से आप जर्नी पे चल रहे होते हो ना, तो सोच आती है। बट अगेन वही आपने पेरेंट्स का सोचना होता है, अपनी स्ट्रगल दो सोचनी होती है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, अब करीब आके मैं गिव अप क्यों करूं। तो जिन लोगों के साथ फैमिली सपोर्ट नहीं होते सर, वो क्या करे? देखिए, अब सबसे पहली बात यह है कि मैं हमेशा इंसान को यही कहता हूँ, मेरा मैसेज यही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अल्लाह पे यकीन रखें, ठीक है। अल्लाह की ज़ात तो आपके साथ हमेशा रहेगी, ठीक है, और आप अपनी तरफ से मेहनत करो, ठीक है। यार फॉर एग्जांपल एक बच्चा वो कहता है जी मैं ड्यूरिंग एमबीबीएस यूएसएमएलए नहीं दे सकता, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं है। यार आप मेहनत करो, मेहनत करके अपना जो भी चीज़ें वो क्लियर करो। आप डिग्री के बाद पाकिस्तान जाओ, अपने आप को वहाँ पे जाके अपनी थोड़ी अर्निंग करो, जितना अपने हाथ में होता है वो तो बिल्कुल। आपने गिव अप नहीं करना, आप जर्नी को थोड़ा लेट कर लो, ठीक है। ये ना हो कि आप जर्नी लेट करने की बजाय कहीं मैंने करना ही नहीं है। और डेफिनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर 50-50 होता है, कुछ लोगों को सपोर्ट होती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती। तो जिनको नहीं होती, मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि वो गिव अप नहीं करें, ठीक है, अपने ड्रीम्स पे बिल्कुल वर्क करें।
ٹھیک ہے. اور دیکھیں یار کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے سے کم بندے کو دیکھو گے نا آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے. اگر آپ اپنے سے کسی ہیوی بندے کو دیکھو گے نا تو آپ اس پہ مطلب کہو گے کہ یار میرے پاس کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ وہ جرنی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو نیچے رکھ کے چلیں. ٹھیک ہے, محنت اپنی پوری کرو, باقی اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. صحیح. سر ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر کے نام سے, میں نے ایک کوشچن پوچھنا ہوگا تو آپ نے آنسر دینا ہوگا ایک ہی ورڈ میں. سر موسٹ بورنگ سبجیکٹ کون سا تھا؟ ہسٹو. صحیح. کافی اچھا ہے ڈیورنگ اسٹڈی ٹائم. گرین ٹی. سر ون بک ایوری میڈیکل اسٹوڈنٹ شوڈ ریڈ. فرسٹ ایڈ اسٹیپ ون. سر میڈیکل اسٹوڈنٹ کی سلیپ سیکریفائی والی مینس کتنی ریئل ہے؟ 50-50 مجھے لگتا ہے. 50-50. سر اگر آپ ڈاکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ یار اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو آئی تھنک I will go for CSS کے لیے. بات ہے سر, یہ بھی کمپیٹنسی والی چیز ہے. اور سر آپ کی فیوریٹ ٹیچر اور کیوں؟ فیوریٹ ٹیچر میرے MBBS کے دوران 2 ٹیچر تھے, ایک میل اور ایک فیمیل. ایک تھی زریامہ میم اور ایک تھا شکیب سر, سرجری کے ٹیچر تھے. ایک آنکالوجی کے ٹیچر تھے. بوتھ آر مائی فیوریٹ. سر اگر MBBS کو صرف ایک ہی لفظ یا ایک ہی سینٹینس میں بیان کرنا ہو کیسے کریں گے آپ؟ یار آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن. Like go for it if you have opportunity. اور MBBS کے کورس سے اگر ایک کتاب کو ریموو کرنا چاہے سر تو کون سا ریموو کریں؟ وہ ہسٹالوجی. اچھی بات ہے سر. اور سر آپ کا آگے کا کیا پلان ہے سر اتنا کچھ کرنے کے باوجود؟ مطلب ایک بندہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, ایک ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے. دیکھیں ابھی کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے میڈیکل آفیسر ان پاکستان. تو ابھی تو ریسنٹ مجھے یونیورسٹی نے انوائٹ کیا تھا اسپیشلی 10 اور 12 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کو NRE کی تیاری کے لیے. ابھی کرنٹلی میں پاکستان میں ایز اے MO کام کر رہا ہوں اور آئی ہیو دا FCPS پارٹ 1 ایگزام ان اکتوبر آلسو. تو میرا پلان ہے کہ لائک جب تک میرا USA کا ان پروسیس ہے تب تک میں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ لائک FCPS کی طرف جاؤں گا. پیڈس میں نے کرنی ہے. پیڈس میرا انٹرسٹ ہے. I just want to go in pediatrics. کیوں سر؟ مطلب اس میں یار بیکاز وین آئی واز ڈوئنگ مائی روٹیشنس تو اس دوران لائک مجھے کافی وہ ایک اچھا لگتا تھا نا کہ بچوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہو, چھوٹی چھوٹی چیز سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک اسمائل, ٹھیک ہے, تو ان کی ایک اسمائل جو ہوتی ہے نا وہ خود کہہ لیں گے کہ اٹریکٹیو ہوتی ہے. تو دیٹس وائی آئی جسٹ وانٹ ٹو گو ان پیڈس. اور ایشین یونیورسٹی میں سر ٹیچنگ کا ایکسپیرینس کیسے ہے؟ ایشین یونیورسٹی کے اندر ٹیچنگ کا ایکسپیرینس الحمدللہ اوور آل میرا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اٹس فرسٹ آف آل ڈپینڈ آن مائی نالج, کہ اگر آپ کے پاس نالج اچھی ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول ڈیلیور گڈ نالج. تو اسی لیے اوور آل میرا ایکسپیرینس یہاں پہ بہت اچھا رہا ہے, کیونکہ آئی واز انوائٹیڈ بائی سیکنڈ ٹائم یہاں پہ میں آیا ہوں. پہلے آیا تھا, پھر کچھ دن کا اسٹے تھا, دوبارہ پھر انہوں نے انوائٹ کیا. سو اوور آل الحمدللہ بہت اچھا ہے یہاں پہ. اور ویور کو ہم یہ بھی بتاتا چلے کہ سر نے جہاں سے پڑھا ہے وہاں بھی پڑھا رہا ہے, اور اس حوالے سے پھر پوچھتے سر کچھ اسپیشل فیل تو کر رہے ہیں کیونکہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے تھے آج اس پہ پڑھا رہے سے کیسے فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے فرسٹ آف آل مجھے یاد ہے میرے کچھ کلاس روم سیم میں لیکچر ہوتے ہیں جس ٹائم پہ میں بیٹھا ہوتا تھا. تو وہ ایک مطلب ایک پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے بندے کو نا کہ یار آپ ادھر سے اٹھ کے گئے اور آج ادھر آ کے آپ کھڑے ہو گئے اور بچوں کو انسپائر کر رہے ہیں. تو اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ فار می, اور میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور دوسرا اسپیشلی یونیورسٹی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے یہ اپرچونٹی دی ہے, بیکاز اگر آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی دے ول سپورٹ یو. اور ہمیشہ سے یونیورسٹی نے سپورٹ کیا ہے, اور الحمدللہ ایک اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جتنے ٹائم کے لیے بھی ہو بٹ ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے. سر پاکستان میں میڈیکل فیلڈ کو فیوچر میں کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ جو آج کل کے حالات ہے مطلب کچھ اچھے نہیں ہے یار. ٹو بی آنیسٹ دیکھیں اس میں میرا جو آنسر ہے نا مے بی 50% لوگ ایگری ہوں, بٹ اکارڈنگ ٹو مائی لائک کہہ لو کہ سجیشن میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ یار آپ اس لائن کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے, اٹس بیٹر ٹو گو اینڈ سلیکٹ دا ادر فیلڈ. اگر کسی کو دیکھیں میں یہ اوپنلی کہنا چاہوں گا پاکستان کے اندر ابھی ڈاکٹر جو بن رہے ہیں نا, اگر تو آپ یہ سوچتے ہو کہ یار میں پاکستان میں ڈاکٹر بن کے ایک شاہانہ زندگی گزاروں گا, اٹ از امپاسبل. مشکل ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ میکسیمم سیلری بھی دیکھیں گے تو 1,10,20,000
जो पीजी वगैरह वाले ले रहे हैं, ठीक है। एमओ की तो 70-80-60 इतनी होती है। सही। आई डोंट थिंक सो कि इस सैलरी के साथ अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो ना, फैमिली को भी। तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। लाइक मेरे भाई बहन, मैं उनको नहीं करवाऊंगा। सही। आई विल लाइक पुश देम टू गो फॉर CSS, सही। ठीक है। मेरा ख्वाब है कि मैं उनको CSS करवाऊंगा, ठीक है। मेरी सिस्टर है, मैं उनको इंशाल्लाह तैयारी करवाऊंगा। सही है। तो मेरे नजदीक जो है ना वो इसका अभी इन फ्यूचर कोई भी नहीं है। लाइक पाकिस्तान में Secure future नहीं सिक्योर है, फ्यूचर मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं हजारों डॉक्टर्स जा रहे हैं बाहर। बिल्कुल। कोई बंदा प्रेप की तैयारी कर रहा है, कोई USMLE की, कोई AMC की। उसमें रीजन भी ओपन है भाई, सैलरी नहीं है, लाइक वो एक्सपोर्ट नहीं है जो एक डॉक्टर को होनी Jobs चाहिए। भी नहीं मिल रहा, जिसका दिल करता है वो आके उधर वीडियो बना के पब्लिक करके कोई मार रहा है, कोई क्या कर रहा है। सही। तो मैं नहीं इस चीज के जो है ना वो बिल्कुल भी मशवरा दूंगा। सही है सर। अगर देखा जाए आजकल AI का दौर है सर, तो क्या AI फ्यूचर में डॉक्टर को रिप्लेस कर सकती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखें, AI को भी हैंडल करने के लिए कोई ना कोई चीज तो चाहिए ना, बिल्कुल सर। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सुनने में तो यही चीजें आती हैं कि इन फ्यूचर जाके डॉक्टर को ये रिप्लेस कर देगा, Yes, sir. बट मैं इस चीज के ऊपर नहीं एग्री। सही। मतलब हेल्पलेस हेल्प, देखिए हमेशा एक चीज जो आ रही है ना वो, अब चैट GPT की आप हेल्प ले सकते हो। अगर आप उससे सारी चीजें उठा के किसी के सामने रखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो 50% रॉन्ग होंगी। सही है। चैट GPT के ऊपर भी अगर आप सही से नहीं कर रहे तो वो भी गलत बताएगा चीजें। बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक सो कि टोटली ही AI हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। सही। और आजकल लोग ये सब कुछ चैट GPT दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर आप क्या कहते हैं, अगर कोई एक स्टूडेंट USMLE की तैयारी शुरू करना है, किस ईयर से स्टार्ट करे और क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएं? देखिए मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को यही मशवरा होता है कि जितना जल्दी हो सके ना आप स्टार्ट करें। अगर एक स्टूडेंट जिसको फर्स्ट ईयर से पता है ना कि ये एक USMLE एग्जाम है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो थर्ड ईयर के बाद एग्जाम दे दे। बिकॉज थर्ड ईयर के बाद आप एलिजिबल होते हो स्टेप 1 के लिए, उससे पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर एक स्टूडेंट जिसको लेट पता चला है, फॉर एग्जांपल चौथे साल में उसको पता चला ये भी कोई एग्जाम है, ठीक है, सबसे पहले वो ये ना सोचे कि मैं लेट हो गया हूँ, वो अभी भी कर सकते हैं और वो अभी भी करे, ठीक है। तो जब आपको मौका मिले, आपको पता लगा कि हाँ यार ये चीज़ है और मुझे फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है, आप एग्जाम के लिए चले जाओ। लेकिन आई विल रिकमेंड कि यार आप फर्स्ट सेकंड ईयर से ही स्टडी स्टार्ट कर दो, वो आपका USMLE एग्जाम हो, इवन NLE एग्जाम भी हो। सही। और जो लोग लेट कर गए, मतलब आपने जिस तरह बात की 4th ईयर 5th ईयर से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कौन से स्पेशल स्ट्रेटेजीज अपनाए ताकि उन लोगों को टाइम से वो चीज? देखिए उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि जो USMLE एग्जाम्स होते हैं ना उसमें हर एक स्टेप को ब्रेक किया हुआ है। स्टेप 1 है तो सिर्फ बेसिक है, स्टेप 2 है तो जस्ट क्लिनिकल है। तो अगर आप 4th ईयर में आपने ये डिसीजन लिया है तो आई विल रिकमेंड कि आप जो फर्स्ट एड स्टेप 1 की बुक है ना बिल्कुल जीरो से उधर स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि कैसे आपने फर्स्ट एड स्टेप 1 को यूज करना है। आप लोग उस मेथड को यूज करके जो है ना वो लाइक प्रिपरेशन कर सकते हैं। सही। और सर अभी जो NRE स्टेप 1 हुआ है, स्टेप 2 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग कैसे तैयारी करें, मतलब कम टाइम है उन लोग? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों का NRE 1 निकल जाता है ना 90% चांसेस NRE 2 निकल जाएगा, सही। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रीजंस होती हैं लोगों की। एक तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि हाउस जॉब के बगैर NRE 2 पास नहीं होता, ये गलत बात है। NRE 2 आपका विदाउट हाउस जॉब क्लियर हो सकता है, हमने की है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि NRE 2 के लिए 100% एकेडमी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मैंने NRE 2 के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, विदाउट एकेडमी जो है ना वो दिया था, जस्ट ऑनलाइन हेल्प ली थी कुछ टीचर्स की, सही। जिन्होंने बताया था कि ये स्टेशन है, इसको आपने ऐसे तैयार करना है। तो NRE 2 के लिए आपका नॉलेज मैटर करता है, ठीक है। और जो मैंडेटरी स्टेशन है ना, जिस तरह आपको CPR आना चाहिए, वो आप घर बैठ के प्रैक्टिस करो, तकिया ले लो, तकिए के ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस कितनी जरूरी होती है NRE 2 के लिए? मतलब वो अगर एक बच्चा उसकी फॉर एग्जांपल उसने हाउस जॉब नहीं की ना, मैं कहूंगा कि वो 0% भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकता इस वजह से। सही। अगर वो अपने NRE 2 के जो दरमियान के डेज हैं उनको अच्छे से बैठ के यूटिलाइज कर ले, कुछ चीजें उनको घर बैठ के प्रैक्टिस कर ले, तो वो निकल जाएगा। तो क्लिनिकल आपकी प्रैक्टिस ये 100% मैंडेटरी नहीं है टू पास द NRE 2। सही। और सर वो एक शायर कहता है अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा, इस तरह कोई शेर है, व्यूअर ने सुना होगा। तो आपने सर स्टेप 1 भी कर लिया, स्टेप 2 भी कर लिया, आगे कोई मैचिंग के लिए अब? हाँ, मैंने इस साल मैच के लिए अप्लाई करने। मैचिंग का जो USMLE का मैच होता है साल में एक दफा होता है, 26 सितंबर डेट होती है, उस टाइम पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। सो आई विल गो
for the match this year inshallah. बाकी अल्लाह खैर सर करे। अदर अपॉर्चुनिटीज होती है कि मतलब अगर एक बंदे की मैचिंग नहीं होती हाँ। दूसरे ममालिक में सर उसके लिए इसमें अगर एक बंदा उसने यूएसएमएल एग्जाम क्लियर किया हुआ है ना, अगर वो यूएसए नहीं जाना चाहता तो वो कतर में अप्लाई कर सकते हैं सही। स्टेप 2 की बेस पे। सही। बट वहाँ पे हर्डल ये आती है कि वो लोग अरेबिक लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, सही ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होता है। फिर मैंने इसमें ये भी सुना था न्यूजीलैंड वगैरह का भी, लेकिन मोस्टली मैंने कतर का सुना है कि कतर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसकी बेस पे स्टेप 2 की बेस पे। सही सर लेकिन वो भी लोग इतना प्रेफर नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पता होता है ये बंदे का उधर नहीं हो रहा, ये कल को इधर से चला जाएगा, सही ठीक है। और दूसरी बात वो अरेबिक लैंग्वेज प्रेफर करते हैं क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज हमें तो नहीं आती, सही तो जिसको आती है वो ट्राई कर सकते हैं। यानी बंदे को पहले से ये तारिक बेंजियात की तरह अपनी कश्ती को जलाना होगा, अगर एक बार करना हो तो सही कर ले बंदा। बिल्कुल। सही। तो देखिए मेरा जो पर्सनल मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, जो यूएसएमएल है ना, ये आपका टाइम वेस्टिंग नहीं है, ठीक है। अगर पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल, तीसरे साल हो जाए, ये एंड आपका होना ही होना है। सही मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर सही। कि यार इसके यूएसएमएल एग्जाम्स क्लियर है, ये रुल रहा है, सही या इसको जॉब नहीं मिली अभी तक। हाँ, मैंने ये लोग देखे हैं जिनको पहले साल नहीं दूसरे साल मिली है, दूसरे नहीं तीसरे साल मिली है, सही। लेकिन एंड हो जाता है। तो वो थोड़ा एक टाइम टेकिंग है, थोड़ा सब्र है, थोड़ी कह लो कि इन्वेस्टमेंट है, सही ये 2-4 चीजें। सर ये का टोटल कॉस्ट कितना आता है step 1 अप्रोक्सीमेटली मैं पीकेआर में आपको बताऊंगा, पाकिस्तानी जो रुपीज है ना वो 40 से 50 लाख 40 से 50 आपके 100% लगेंगे। सही सर दोनों टोटल step 1 स्टेप्स आप Total. A to Z, सही मतलब वहां तक जॉब के लिए अप्लाई करने तक मैं आपको सही। टोटल कॉस्ट बताइए। अच्छा, ये चीज स्टूडेंट को बहुत ज्यादा ये भी डिमोटिवेट कर देते बिल्कुल। हैं ना, कि जब वो सुन लेते हैं कि 40 लाख, तो इसका मतलब ये स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। देखिए अब इसमें बच्चे के लिए आसानी ये होती है कि जिस तरह आपने स्टेप 1 देना है ना, जी। आपकी टोटल उस पर खर्चा आएगा $1500। सही। स्टेप 1 पे टोटल कॉस्ट आपकी $1500 आएगी। सेम इसी तरह ये मैं बता रहा हूँ, एग्जाम की फीस डाल के, क्वेश्चन बैंक डाल के, टोटल ओवरऑल ना। फिर उसके बाद आपने करना है जो नो स्टेप 2। स्टेप 2 का भी अप्रोक्सीमेटली इतना खर्चा आता है, यू वर्ड को डाल के, फीस को डाल के ना, स्टेप 2 की। सही। तो इस तरह ये स्टेप वाइज है, आपको इकट्ठे नहीं 40-50 लाख देने। बिल्कुल और अटेम्प्ट स्पेसिफिक होते हैं, नहीं, मतलब ये- बात वो कहते हैं कि 3 अटेम्प्ट अटेम्प्ट स्पेसिफिक नहीं है, डॉलर स्पेसिफिक है जितने डॉलर हैं। तो बट ये है कि यार कोई भी बंदा, मैंने जहां तक देखा है ना, अल्लाह किसी की लक बुरी ना करे, अदरवाइज मैंने सबको पास होते देखा है। सही। अगर किसी की लक बुरी है, ये एग्जाम वाले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो फेल हो जाता है। बट अगेन इसमें अटेम्प्ट अनलिमिटेड होती हैं, सही आप जितना मर्जी दे सकते हैं एग्जाम। सही माशाल्लाह। डॉक्टर साहब के साथ आज का तो डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल था और बहुत मज़ा भी आया, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी हमने सीख लिया, आप लोगों ने शायद सीखी होगी। डॉक्टर साहब का एक बार फिर हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि टाइम भी दिया, हमारे साथ इतनी अच्छी डिस्कशन भी कर लिए। डॉक्टर साहब से आप लोग किसी भी टाइम गाइडेंस ले सकते हैं, अपनी एकेडमी भी है और साथ साथ में पढ़ा भी रहे हैं, तो किसी भी टाइम आपको ज़रूरत हो हेल्प के लिए तो डॉक्टर साहब हाजिर है, उनके साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह इस तरह इंफॉर्मेटिव चीज़ें डॉक्टर अमीन चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ और भी इस तरह डिस्कशन करें। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।